नमस्ते और स्वागत है रीडर्स माइंड के सभी श्रोताओं का। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जिसने निवेश, इन्वेस्टिंग की दुनिया को फिर से परिभाषित किया। ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितनी पहली बार प्रकाशित होने पर थी। हम बात कर रहे हैं फिलिप अ फिशर की शानदार रचना पाथ्स टू वेल्थ थ्रू कॉमन स्टॉक्स कि ये वाइली इन्वेस्टमेंट क्लासिक्स का हिस्सा है, जो उन किताबों को पहचान देती है जिन्होंने वित्त और निवेश की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये किताब पहली बार 1960 में प्रकाशित हुई थी। फिलिप फिशर के बेटे केनेथ एल फिशर के अनुसार ये उनके पिता की 1958 की क्लासिक किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स का ही एक विस्तार है। यहां तक कि वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि फिशर की पहली किताब ने उन्हें बेन ग्राहम के सीधे सादे दृष्टिकोण से हटाकर अपना खुद का नजरिया अपनाने में मदद की। ये किताब उन निवेशकों के लिए समर्पित है जो हर कोई मानता है तो सच ही होगा कि सोच पर नहीं चलते। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस किताब के गहरे लेकिन बेहद सरल सिद्धांतों को समझने वाले हैं, जो आपको सही स्टॉक चुनने और लंबे समय में संपत्ति बनाने में मदद करेंगे। भाग आए 1960 के दशक के प्रमुख प्रभावों को समझना। एडजस्टिंग टू की इन्फ्लुएंसेस ऑफ दी 1960s। फिशर बताते हैं कि समय पर बड़े मूलभूत परिवर्तन, फंडामेंटल चेंजेस, स्टॉक मार्केट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जो लोग इन परिवर्तनों को पहले पहचान लेते हैं वे भारी मुनाफा कमाते हैं। 1. स्टॉक्स और मुद्रास्फीति, स्टॉक्स एंड इन्फ्लेशन। फिशर के अनुसार 1960 के दशक में और उससे पहले के 3 दशकों में भी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का खतरा सभी निवेशकों के लिए प्रमुख रहा है। मुद्रास्फीति का सीधा मतलब है कि समय के साथ उतने ही पैसों से आप कम चीजें और सेवाएं खरीद पाते हैं। फिशर का मानना है कि अमेरिका में जब तक सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में लोगों की राय बनी रहेगी, मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदी के समय में सरकार का राजस्व, इनकम घट जाता है, लेकिन बेरोजगारी बीमा, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और कृषि राहत, फार्म रिलीफ जैसे कानूनों के कारण सरकारी भुगतान, पेमेंट्स बढ़ जाते हैं, जिससे घाटा, डेफिसिट होता है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। कई लोग भागती हुई या बेलगाम मुद्रास्फीति, गैलोपिंग और रनअवे इन्फ्लेशन के बारे में चिंता करते हैं, जहां कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और लोग भविष्य की जरूरतों के लिए आज ही खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन फिशर कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। इन्वेंट्री रखने की लागत, जैसे ब्याज, भंडारण, बीमा, टैक्स, खराब होने का जोखिम इतनी अधिक होती है कि केवल मुद्रास्फीति के डर से लोग इन्वेंट्री नहीं बढ़ाते। 1950 के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर सिर्फ 2 से 3% प्रति वर्ष थी। निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? लंबे समय में मुद्रास्फीति एक बड़ी ताकत है। कोई भी ऐसा निवेश जो हर 10 साल में अपने मूल्य को कम से कम 20 से 30% तक नहीं बढ़ा सकता, उसे एक खराब निवेश माना जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जल्दीबाजी में कोई भी मुद्रास्फीति से बचाव, इन्फ्लेशन हेज खरीद लेना चाहिए। सही निवेश चुनना और सही समय पर खरीदना मुद्रास्फीति से त्वरित बचाव पाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कुछ साल के भीतर उपयोग करने के लिए पैसा है, जैसे घर बनाने या विदेश यात्रा के लिए, तो उसे नकद में ही रखें। मुद्रास्फीति से बचाव के लिए उसमें हाथ न डालें, क्योंकि गलत निवेश पर नुकसान मुद्रास्फीति से हुए नुकसान से कहीं ज्यादा हो सकता है। फिशर बढ़ती ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स को मुद्रास्फीति से लड़ने का एक अप्रभावी तरीका मानते हैं। उनका तर्क है कि ऊंची ब्याज दरें उत्पादन लागत कम करने वाली नई तकनीक के विकास को धीमा करती है,
जिससे अंततः मुद्रास्फीति बढ़ती है। फिशर के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुद्रास्फीति के सबसे बड़े शत्रु और निवेशक के सबसे बड़े मित्र है। नई तकनीकें दक्षता बढ़ाती हैं और लागत कम करती है, जो मुद्रास्फीति के सामाजिक दबावों को संतुलित करती है। मुद्रास्फीति से असली बचाव केवल वही स्टॉक्स प्रदान करते हैं जो मुद्रास्फीति की परवाह किए बिना तेजी से बढ़ेंगे। ये किसी बिल्ट इन संबंध के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि कंपनी का प्रबंधन इतना सक्षम है कि वो अपने शेयरों के आंतरिक मूल्य को मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक बढ़ा रहा है। आपको सक्षम प्रबंधन वाली कंपनी ढूंढनी चाहिए जो रिसर्च या अन्य माध्यमों से अपनी प्रति शेयर आय, पर शेयर अर्निंग्स को साल दर साल बढ़ा सके। अगर आप ऐसे शेयर तब खरीदते हैं जब वित्तीय समुदाय ने उनकी पूरी क्षमता को नहीं पहचाना है, तो आपको मुद्रास्फीति से बचाव के साथ साथ एक पर्याप्त वास्तविक लाभ, साइजेबल रियल प्रॉफिट भी मिलेगा। मुद्रास्फीति शेयरों को कैसे नुकसान पहुंचाती है? बढ़ती कीमतों के कारण उसी मात्रा में व्यापार करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन्वेंट्री और प्राप्य खातों, अकाउंट्स रिसीवेबल में अधिक पैसा फंस जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। कानून केवल संपत्ति की मूल लागत को वसूलने की अनुमति देते हैं, न कि प्रतिस्थापन लागत। कोर्ट इससे कंपनियों की संपत्ति में लगातार वित्तीय कमी और क्षरण होता है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका उत्कृष्ट प्रबंधन है जो लगातार बढ़ते मुनाफे की धारा उत्पन्न कर सके। 2. संस्थागत खरीदारी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। संस्थागत खरीदार, इंस्टीट्यूशनल बायर्स 5 मुख्य स्रोतों से आते हैं। पेंशन और प्रॉफिट शेयरिंग फंड, निजी व्यक्तियों के लिए ट्रस्टी, बड़े बैंकों के ट्रस्ट विभाग, निवेश ट्रस्ट, बीमा कंपनियां और शैक्षिक व परोपकारी संगठन। 1950 के दशक में संस्थागत खरीदारी एक बड़ी ताकत बन गई, जिसने स्टॉक की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाला। उदाहरण के लिए 1959 के अंत तक संस्थानों के पास एनवाईसी पर लिस्टेड सभी स्टॉक्स का 16.6% हिस्सा था, जो 10 साल पहले 12.4% था। पेंशन फंड विशेष रूप से तेजी से बढ़े। निवेशक के लिए अवसर, संस्थागत स्वीकृति, इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस से मूल्य से आय अनुपात, प्राइस अर्निंग्स रेशियो में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। समझदार निवेशक उन मध्यम आकार की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो संस्थागत स्वीकृति के कगार पर हैं। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें उत्कृष्ट प्रबंधन, विकास की विशेषताएं, अच्छे लाभ मार्जिन और पर्याप्त आकार होता है, जो अंततः संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगा। जब ऐसी कंपनियों को संस्थागत स्वीकृति मिलती है तो उनका मूल्य से आय अनुपात काफी बढ़ जाता है, जिससे निवेशक को दोहरा लाभ मिलता है। बढ़ती कमाई, राइजिंग अर्निंग्स से लाभ और बढ़े हुए मूल्य से आय अनुपात, इंक्रीज्ड पीई रेशियो से लाभ। फिशर इस प्रक्रिया की तुलना स्टॉक्स के स्टिल्स पर चढ़ने से करते हैं, जहां वे अपनी आंतरिक गुणवत्ता के कारण उच्च मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। हालांकि संस्थागत पसंदीदा स्टॉक्स को हमेशा के लिए पकड़ना ही सबसे अच्छा नहीं होता। एक बार जब वे संस्थागत स्वीकृति के शिखर पर होते हैं तो वे केवल अपनी कमाई के अनुपात में ही बढ़ते हैं। फिशर सुझाव देते हैं कि बड़े निवेशक कुछ धन को सुरक्षित, विकसित होते हुए संस्थागत पसंदीदा शेयरों में रख सकते हैं, जिससे सुरक्षा के साथ विकास हो। 3. विदेशी प्रतिस्पर्धा, फॉरेन कॉम्पिटिशन। 1950 के दशक के मध्य तक अमेरिकी अपनी आर्थिक श्रेष्ठता को लेकर आत्मसंतुष्ट थे, लेकिन कम श्रम लागत वाले यूरोपीय और जापानी सामानों ने अमेरिकी बाजारों में सेंध लगाना शुरू कर दिया। निवेशक के लिए संभावित रास्ते। 1. विदेशी कंपनियों में निवेश। ये जोखिम भरा है क्योंकि विदेशी कंपनियों की जांच करना मुश्किल है। उनकी लेखा प्रणालियां, अकाउंटिंग सिस्टम्स अलग हो सकती हैं और बाजार कम तरल, लेस लिक्विड हो सकते हैं। 2. विदेशी संयंत्रों वाली अमेरिकी कंपनियों में निवेश राजनीतिक जोखिम होता है, जैसे राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन या कॉन्फिस्केशन, जिसका उदाहरण क्यूबा का अनुभव है। 3.
सबसे सुरक्षित रास्ता, तकनीकी नेतृत्व बनाए रखने वाली अमेरिकी कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो लगातार नवाचार, इनोवेशन करती हैं और अपनी तकनीकी कौशल में आगे रहती हैं। उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा का डर नहीं होता। वे दुनिया भर में अपने उत्कृष्ट उत्पादों को बेच सकती हैं, भले ही दूसरे देशों में श्रम लागत कम हो। 4. बढ़ती आबादी, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। गोल्डन 60 के दशक, गोल्डन 60s की अवधारणा यह थी कि युद्ध के बाद की जनसंख्या वृद्धि से व्यापार में बड़ी वृद्धि होगी। हालांकि फिशर इस पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि आबादी बढ़ने से मांग तो बढ़ती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। माता पिता को अक्सर बच्चों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पारिवारिक बजट को फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और परिवार अपनी आय बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे पत्नियों का काम करना, पतियों का अधिक मेहनत करना। लेकिन फिशर के अनुसार बढ़ती आबादी का कुल व्यवसाय पर जो प्रभाव पड़ता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लगता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन स्वयं कोई बड़ी निवेश शक्ति नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी की बढ़ती गति और सरकारी नीतियां अधिक महत्वपूर्ण है। 5. अर्थशास्त्री बाहर, मनोवैज्ञानिक अंदर। द इकोनॉमिस्ट्स गो आउट, द साइकोलॉजिस्ट्स कम इन। फिशर का मानना है कि निवेशक अब आर्थिक पूर्वानुमानों, इकोनॉमिक फोरकास्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करेंगे, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर अधिक ध्यान देंगे। वे कहते हैं कि मंदी, डिप्रेशन अब पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सरकार की प्रतिक्रियाएं और अर्थव्यवस्था की विविधता उसे कम गंभीर बनाती है। शानदार परिणाम उन कंपनियों को चुनकर आते हैं जिनका प्रबंधन असाधारण, अनयूजुअली वेल रन है और जो विकास क्षेत्रों में काम करती है। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक किसी स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, न कि केवल उसके आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू पर। स्टॉक की कीमत एक गुब्बारे, कैप्टिव बलून की तरह होती है, जो आंतरिक मूल्य की एक विस्तृत रेखा, वाइड लाइन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू से जुड़ा होता है। ये गुब्बारा उस रेखा से ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन अंततः हमेशा वापस उसी रेखा पर खींचा जाता है। मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कब खरीदना है, जबकि मूलभूत तथ्य, फंडामेंटल फैक्ट्स, हमें यह बताते हैं कि क्या खरीदना है। फिशर ये भी बताते हैं कि निवेशक अक्सर एक ही गलतियां बार बार करते हैं, जैसे घाटे को बढ़ने देना और छोटे मुनाफे पर जल्दी बेच देना। भाग 2, स्टॉक मूल्यों में सबसे बड़ी वृद्धि कैसे होती है? हाउ द ग्रेटेस्ट इंक्रीजेस इन स्टॉक वैल्यूज कम अबाउट। फिशर उन आम कारणों पर सवाल उठाते हैं जिनके आधार पर लोग स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं, जैसे उच्च संपत्ति मूल्य, लाभांश, डिविडेंड्स या स्टॉक विभाजन, स्टॉक स्प्लिट्स। 1. संपत्ति मूल्य, एसेट वैल्यू। संपत्ति मूल्य का शेयर की बाजार कीमत से बहुत कम संबंध होता है, जब तक कि कंपनी परिसमापन, लिक्विडेशन की ओर न हो। 2. लाभांश, डिविडेंड्स। लाभांश प्रमुख पूंजीगत लाभ, मेजर कैपिटल गेन्स, बनाने में पहले की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, खासकर करों, टैक्सेस और पुनर्निवेश, रीइन्वेस्टमेंट के अवसरों के कारण। 3. स्टॉक विभाजन, स्टॉक स्प्लिट्स और लाभांश, डिविडेंड्स। इनका शेयर के भविष्य के मूल्य पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असली वृद्धि का कारण कमाई और मूल्य से आय अनुपात, अर्निंग्स एंड पीई रेशियो, शेयरों की प्रति शेयर कमाई में वृद्धि और बाजार मूल्य में वृद्धि के बीच सीधा संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी वृद्धि एक और अक्सर अनदेखी की जाने वाली बात से आती है, कंपनी के मूलभूत परिवर्तनों के कारण मूल्य से आय अनुपात में नाटकीय वृद्धि। पायनियर मेटल्स कॉर्पोरेशन का उदाहरण, पायोनियर मेटल्स कॉर्पोरेशन एग्जाम्पल। फिशर पायनियर मेटल्स कॉर्पोरेशन का एक काल्पनिक लेकिन विस्तृत उदाहरण देते हैं। जॉन शीट मेटल वर्क्स,
जोन्स शीट मेटल वर्क्स एक उबाऊ लाभहीन कंपनी थी जिसकी कमाई सिर्फ 2 से 3 गुना थी। रॉबिन्सन रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति ने इसे खरीदा। उन्होंने एक प्रतिभाशाली धातुकर्मी ब्राउन ब्राउन को टीम में शामिल किया और विशेष मिश्र धातुओं स्पेशल एलॉयज के निर्माण जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश किया। उन्होंने शुरुआती असफलताओं और वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन असाधारण ग्राहक सेवा और कर्मचारी संबंधों के माध्यम से एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई। उन्होंने अपने कर्मचारियों को आकर्षक स्टॉक विकल्पों के माध्यम से कंपनी से जोड़ा, जिससे एक मजबूत प्रबंधन टीम बनी। 10 साल में रॉबिन्सन ने प्रति शेयर कमाई को 10 गुना बढ़ा दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंपनी का मूल्य से आय अनुपात 4 गुना बढ़ गया, जैसे 12 गुना से 48 गुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी मूलभूत रूप से बदल गई थी। 1. उत्कृष्ट प्रबंधन टीम बन गई। 2. तकनीकी श्रेष्ठता और ग्राहक विश्वास के कारण लाभ मार्जिन बढ़ गए। 3. कंपनी विकास के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थी। इस पीई अनुपात में बदलाव के कारण रॉबिन्सन को कमाई में वृद्धि से कई गुना ज्यादा लाभ हुआ। रियल लाइफ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे नुकॉर न्यूकर, जिसने दिवालिया होने के कगार पर खड़ी धातु कंपनी को दुनिया के सबसे कम लागत वाले स्टील उत्पादक में बदल दिया। ह्यूलेट पैकार्ड, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एम्पेक्स, आईबीएम, डो केमिकल जैसी कंपनियों ने भी इसी तरह की शानदार सफलता हासिल की है। जोखिम बनाम इनाम, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। शुरुआती चरणों में पायनियर जैसी कंपनियों में निवेश करने में भारी जोखिम था, जैसे रॉबिन्सन की बीमारी, नई तकनीक का अचानक अप्रचलित होना। लेकिन बाद में जब कंपनी स्थापित हो गई और उसका प्रबंधन मजबूत हो गया, तो जोखिम कम हो गया और 600% का लाभ कम जोखिम पर प्राप्त हुआ, जो शुरुआती 4000% के लाभ की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकता है। फिशर का कहना है कि निवेश का मूल्यांकन केवल संभावित लाभ से नहीं, बल्कि इसमें शामिल जोखिम के संबंध में भी किया जाना चाहिए। भाग 3, आप और आपका निवेश व्यवसाय कहाँ जाना चाहिए। यू एंड वे योर इन्वेस्टमेंट बिजनेस मस्ट गो। फिशर बताते हैं कि बहुत से निवेशक योग्य निवेश सलाहकार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं ढूंढ पाते। निवेशक मुख्य रूप से सही सलाह चाहते हैं। क्या खरीदना है, क्या रखना है और कब बेचना है, और वो सलाह विश्वसनीय हो। निवेश मूल्यांकन के तरीके, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन। 1. पुराना तरीका, 30 साल पहले केवल प्रकाशित बैलेंस शीट्स और कमाई विवरण, अर्निंग स्टेटमेंट्स पर भरोसा करना। यह बहुत जोखिम भरा था और 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन में भारी नुकसान का कारण बना। 2. अगला कदम, 1930 का दशक शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों, टॉप कॉरपोरेट ऑफिशियल्स से संपर्क करना, संयंत्रों का दौरा करना और कंपनियों के बारे में प्रस्तुतियां सुनना। इससे बेहतर तस्वीर मिली, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं था। 3. स्कटलबट विधि, स्कटलबट मेथड। ये विधि सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कंपनी के बाहर के लोगों से जानकारी इकट्ठा करना जिनके साथ कंपनी काम करती है या कर चुकी है, जैसे ग्राहक, विक्रेता, प्रतिस्पर्धी, रिसर्च वैज्ञानिक और पूर्व कर्मचारी। ये लोग कंपनी की ताकतों और कमजोरियों के बारे में अविश्वसनीय मात्रा में जानकारी रखते हैं। ये जानकारी निवेशक को कंपनी के शीर्ष प्रबंधन से बात करने से पहले एक व्यापक तस्वीर देती है और उसे सही सवाल पूछने में मदद करती है। ये तरीका गोपनीय डेटा और प्रबंधन टीम की समग्र दक्षता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य की तकनीक, टीम वर्क रिसर्च, फ्यूचर टेक्निक, टीम वर्क रिसर्च। फिशर का अनुमान है कि स्कटलबट विधि बहुत धीमी है। भविष्य में निवेश उद्योग में टीम आधारित निवेश रिसर्च का विकास होगा, जैसा कि औद्योगिक रिसर्च में हुआ है। इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और उद्योगों के विशेषज्ञ एक साथ काम करेंगे, जानकारी को क्रॉस चेक करेंगे,
जिससे बहुत तेजी से और अधिक सटीक परिणाम मिलेंगे। ये अधिक महंगा होगा, लेकिन प्रति संतुष्ट ग्राहक लागत को काफी कम कर देगा। निवेश सलाहकार का चुनाव। 5 स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट काउंसलर। 1. प्रेरणा मोटिव। ऐसे सलाहकार चुनें जो आपकी दीर्घकालिक लाभ में अधिक रुचि रखते हों, न कि अपनी तात्कालिक फीस या कमीशन में। 2. दर्शन फिलॉसफी। सुनिश्चित करें कि उनकी निवेश फिलॉसफी और दीर्घकालिक उद्देश्य आपके अपने उद्देश्यों से मेल खाते हों। 3. डेटा अधिग्रहण डेटा एक्विजिशन। पूछें कि वे अपनी निवेश सिफारिशों के लिए डेटा कैसे प्राप्त करते हैं। स्कटलबाट विधि और प्रबंधन की गुणवत्ता पर उनके ध्यान को प्राथमिकता दें। रिपोर्टों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। 4. मौजूदा होल्डिंग्स पर राय ओपिनियन ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। देखें कि क्या उनके पास आपकी मौजूदा प्रतिभूतियों पर स्पष्ट राय है या वे अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसा व्यक्ति खतरनाक है जो सब कुछ जानने का ढोंग करता है। 5. पिछला प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड। कम से कम 3 साल के प्रदर्शन रिकॉर्ड की जांच करें। उन लोगों से बचें जिनका प्रदर्शन सामान्य बाजार से खराब रहा है। भाग 4 छोटी बातें लेकिन पूरी तरह से नहीं। ट्रिविया बट नॉट एंटायरली। 1. विलय मर्जर्स के बारे में क्या? फिशर का कहना है कि एक कंपनी की बिक्री में बड़ी और लगातार वृद्धि एक आकर्षक निवेश का पहला संकेत है। विलय और अधिग्रहण मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कंपनी की बिक्री को तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जोखिम भरे भी होते हैं। फिशर इसकी तुलना फुटबॉल में लंबे फॉरवर्ड पास से करते हैं। सफल होने पर बड़ा लाभ, लेकिन असफल होने पर बड़ा नुकसान का खतरा। विलय के प्रमुख खतरे। 1. शीर्ष पदों के लिए कर्मचारियों के बीच आंतरिक संघर्ष और गुटबाजी। 2. प्रबंधन का अपरिचित क्षेत्रों में अधिक शामिल होना, जिससे उनकी दक्षता कम हो जाती है। 3. विक्रेता को अक्सर खरीदार से अपने व्यवसाय की कमजोरियों के बारे में अधिक जानकारी होती है। फिशर विलय के लिए 9 नियम बताते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। 1. जो विलय कंपनी को पीछे की ओर एकीकृत इंटेग्रेट बैकवर्ड करते हैं, जैसे कच्चे माल का अपना स्रोत प्राप्त करना, उनमें आमतौर पर कम जोखिम होता है, लेकिन लाभ ही मामूली होता है। 2. छोटी कंपनियों का अधिग्रहण करना आमतौर पर बड़े निगमों के लिए कम जोखिम भरा होता है, और अगर ये नई उत्पाद लाइनें या उत्कृष्ट व्यक्तियों को लाता है तो अत्यधिक लाभदायक भी हो सकता है। 3. समान व्यावसायिक लाइनों में विलय के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है, जबकि असंबद्ध लाइनों में किए गए विलय सबसे अधिक विफल होते हैं। 4. जिन कंपनियों की प्रबंधन नीति लगातार और आक्रामक रूप से अधिग्रहण करने की होती है, खासकर असंबद्ध क्षेत्रों में, उनमें बहुत अधिक निवेश जोखिम होता है। 5. बहुत अधिक विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन प्रबंधन पर दबाव डालता है, और बाजार अक्सर अत्यधिक विविध कंपनियों को कम पीई अनुपात पर महत्व देता है। 6. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां जॉइंटली कंट्रोल्ड कंपनीज, जहां 2 या 2 से अधिक स्थापित कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं, अक्सर सफल होती है। हालांकि निवेशक अक्सर इन संयुक्त कंपनियों के मुनाफे को कम आंकते हैं, जब तक कि संयुक्त कंपनी खुद सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध न हो जाए। 2. मतदान के अधिकार और प्रॉक्सी फाइट्स वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सी फाइट्स। फिशर का तर्क है कि कॉरपोरेट मतदान के अधिकार कॉरपोरेट वोटिंग राइट्स निवेशक के लिए बहुत कम महत्व रखते हैं, जो ध्वनि निवेश प्रथाओं का पालन करते हैं। एक नागरिक अपनी सरकार को चुनने के लिए वोट करता है क्योंकि वो उस देश से बंधा होता है, लेकिन एक शेयरधारक किसी कंपनी से आसानी से बाहर निकल सकता है। फिशर की सलाह: यदि आप प्रबंधन से असंतुष्ट हैं तो शेयर बेच दें। प्रबंधन के साथ मामूली मुद्दों पर झगड़ने से आंतरिक तनाव और अक्षमता पैदा होती है। प्रॉक्सी फाइट्स आमतौर पर खराब रिकॉर्ड वाले प्रबंधन के खिलाफ होती है, और वे अक्सर कंपनी के लिए त्वरित सुधार नहीं लाती। निवेशकों की सबसे शक्तिशाली ताकत बेचना है। लगातार बिकवाली शेयरों की कीमत को गिराती है,
जिससे प्रबंधन की अपनी संपत्ति और भविष्य की फंडिंग पर सीधा असर पड़ता है, जो नीतियों को बदलने के लिए एक मजबूत दबाव है। 3. अमेरिकी चुनाव की संभावनाओं के कारण स्टॉक खरीदे या बेचे। शुड यू बाय और सेल स्टॉक्स बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स? फिशर कहते हैं कि बहुत से निवेशक अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की संभावनाओं के आधार पर निवेश निर्णय लेते हैं, लेकिन ये गलत नीति है। अमेरिकी राजनीति में दोनों प्रमुख पार्टियां अक्सर मध्यम मार्ग अपनाती हैं और उनकी नीतियां अक्सर उतनी भिन्न नहीं होती जितनी निवेशक कल्पना करते हैं। लंबी अवधि के निवेश निर्णयों के लिए चुनावी परिणाम एक अस्थिर आधार है। फिशर एक रोचक अवलोकन साझा करते हैं। चुनाव के अगले दिन यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक हो तो बाजार अक्सर विपरीत दिशा में चलता है। यदि डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो बाजार ऊपर जाता है और यदि रिपब्लिकन जीतते हैं तो नीचे जाता है। ये केवल अल्पावधि की चालों, शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए एक अवलोकन है, लंबी अवधि के लिए नहीं। भाग वी 1960 के दशक के प्रमुख विकास उद्योग, मेजर ग्रोथ इंडस्ट्रीज ऑफ दी 1960S। इस भाग में फिशर कुछ प्रमुख उद्योगों का विश्लेषण करते हैं, ये समझाते हुए कि निवेशक को कैसे केवल उद्योग की सामान्य धारणा पर नहीं, बल्कि उसकी विशिष्ट विशेषताओं और प्रबंधकीय गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। 1. रासायनिक उद्योग, द केमिकल इंडस्ट्री। रासायनिक उद्योग ने पिछले 50 वर्षों में शानदार सफलताएं देखी है। ये जल्दी अमीर बनने वाला उद्योग नहीं है, बल्कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमीर बनने का अवसर प्रदान करता है। 1. विशेषताएं। सामान्य व्यापार की तुलना में 2.53 गुना तेजी से बढ़ रहा है। बी. पूंजी घन, कैपिटल इंटेंसिव। $1 अतिरिक्त उत्पाद के लिए लगभग $1 नया संयंत्र निवेश की आवश्यकता होती है। ये उच्च पूंजी आवश्यकता नए प्रतिस्पर्धियों को प्रवेश करने से रोकती है। सी. लंबा लीड टाइम। लॉन्ग लीड टाइम लैब से वाणिज्यिक उत्पादन तक कई साल लग सकते हैं। 2. निवेशक के लिए सही कंपनी चुनना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि तकनीकी नेता और कम लागत वाले उत्पादकों का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। लेकिन इसी वजह से इन शेयरों की कीमतें अक्सर उनकी वृद्धि को पहले से ही डिस्काउंट कर देती है, जिससे वे उच्च पीई अनुपात पर बिकते हैं। बी. समय, टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। रासायनिक स्टॉक खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब एक बड़ी बियर मार्केट या व्यापार में मंदी आती है। उस समय अस्थायी निराशा के कारण अच्छी कंपनियों के शेयर भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृद्धि दर उन्हें जल्दी ठीक होने और नए शिखर पर पहुंचने में मदद करती है। सी. प्रबंधन में सुधार, मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट भी अवसर पैदा करता है, जैसे नॉपको केमिकल कंपनी और फूड मशीनरी एंड केमिकल कॉर्प में हुआ, जहां प्रबंधन में बदलाव ने स्टॉक के मूल्य को बढ़ा दिया। 2. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये उद्योग सनसनीखेज विकास, सेंसेशनल ग्रोथ 25 से 45% प्रति वर्ष दिखाता है, लेकिन उच्च जोखिम, हाई रिस्क भी वहन करता है। फिशर इसकी तुलना उष्ण अकटिबंधीय जंगल से करते हैं, जहां तेजी से विकास होता है, लेकिन चीजें उतनी ही तेजी से गायब भी हो सकती है। 1. विशेषताएं। तीव्र तकनीकी परिवर्तन, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और आसानी से कॉपी किए जा सकने वाले डिजाइन। बी. कम पूंजी आवश्यकताएं, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नए प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश करना आसान बनाती है। सी. रक्षा अनुबंधों, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर अत्यधिक निर्भरता जो अस्थिर हो सकते हैं। 2. निवेशक के लिए रासायनिक उद्योग के विपरीत यहां कौन सा स्टॉक खरीदना है, विच स्टॉक टू बाय सबसे महत्वपूर्ण है, न कि कब खरीदना है, व्हेन टू बाय। गलत कंपनी चुनने पर भारी नुकसान हो सकता है। बी. सफल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक की विशेषताएं। अनुसंधान संगठन जो हमेशा आगे रहे, सिर्फ फिलहाल आगे न हो। लगातार नवाचार, रिसर्च को बिक्री और मार्केटिंग के साथ जोड़ना, उत्पादन दक्षता। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स
इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2. रक्षा और नागरिक व्यवसाय के बीच संतुलित उत्पाद अनुपात। सैन्य व्यवसाय अस्थिर होता है और अक्सर कम लाभ मार्जिन देता है। ऐसी कंपनियां बेहतर होती हैं जहां सरकारी काम नागरिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। 3. उत्पाद की तकनीकी श्रेष्ठता की सामान्य स्वीकृति। यदि किसी कंपनी के उत्पाद की गुणवत्ता इतनी अधिक है कि ग्राहक कीमत की परवाह किए बिना उसे पसंद करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा का जोखिम कम होता है, जिससे उच्च पीई अनुपात उचित हो जाता है। एम्पेक्स कॉरपोरेशन इसका एक उदाहरण है। 4. मजबूत बिक्री और मार्केटिंग क्षमता। इंजीनियरिंग प्रतिभा के साथ साथ एक मजबूत बिक्री संगठन भी महत्वपूर्ण है, खासकर नागरिक बाजारों में। 3. फार्मास्यूटिकल उद्योग। दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दवा उद्योग में बीमारियों पर मनुष्य की विजय के कारण तेज वृद्धि की बहुत संभावना है। 1. विशेषताएं। तकनीकी रूप से रासायनिक उद्योग के समान, लेकिन निवेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से अधिक मिलती जुलती है। उच्च वृद्धि, उच्च जोखिम। बी. कम पूंजी पर बड़े बाजार में तेजी से दोहन संभव है। सी. जोखिम, तेज तकनीकी अप्रचलन, ऑब्सोलेसेंस और कुछ प्रमुख उत्पादों पर निर्भरता। डी. जोखिम कम करने वाले कारक, FDA अनुमोदन प्रक्रिया, जिसमें समय लगता है, डॉक्टरों की नई दवाओं के प्रति शुरुआती झिझक और पुरानी दवाओं के प्रति वफादारी, और डिटेलमेन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से बिक्री और विपणन की आवश्यकता। 2. निवेशक के लिए सर्वश्रेष्ठ बड़ी दवा कंपनियों, बेस्ट लार्ज ड्रग कंपनीज में निवेश करें, जिनमें उत्कृष्ट रिसर्च, बेहतर मार्केटिंग क्षमता और चिकित्सा जगत में उच्च प्रतिष्ठा हो, जैसे मर्क या शेरिंग। बी. समय। टाइमिंग। रासायनिक शेयरों के विपरीत मंदी के दौरान दवा स्टॉक खरीदने का अच्छा समय नहीं होता, क्योंकि वे तब भी उच्च मूल्य पर रहते हैं। अवसर तब आ सकते हैं जब सरकार के हस्तक्षेप की धमकी हो या किसी विशेष दवा कंपनी की कमाई में अचानक गिरावट से उद्योग व्यापी निराशा फैले। 4. अन्य दिलचस्प उद्योग, अदर इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज। 1. मशीनरी उद्योग। मशीनरी इंडस्ट्री ऐसे उत्पादों की पेशकश करने वाली कंपनियां जो अधिक या बेहतर काम करने में मदद करती है। महत्वपूर्ण कारक, अपने उत्पादों में लगातार सुधार करने की सरलता ताकि ग्राहक पुराने को बदल सकें, और उत्पादों की सही सेवा, सर्विसिंग करने की क्षमता। 2. आर्थिक रूप से नई धातुएं। इकोनॉमिकली न्यूअर मेटल्स जैसे एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। इनमें उच्च विकास की संभावनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग के वर्गीकरण पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, बल्कि प्रसंस्करण की जटिलता और कंपनी की विशिष्ट क्षमताओं पर ध्यान दें। 3. सेवा कंपनियां। सर्विस कंपनीज डन ब्रैडस्ट्रीट, एसी नीलसन और मैन पावर, INC जैसे उदाहरणों के साथ सेवा क्षेत्र टैंजिबल उत्पादों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। निवेशक को उन कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जिनकी सेवाएं अद्वितीय, यूनिक हो, जिनका प्रबंधन उत्कृष्ट हो और जिनके क्षेत्र में नए प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश करना मुश्किल हो। 5. युद्ध के बाद के शुरुआती वर्षों के झूठे विकास स्टॉक, फॉल्स ग्रोथ स्टॉक्स ऑफ द इमीडिएट पोस्ट वॉर ईयर्स। फिशर चेतावनी देते हैं कि निवेशक अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हाल ही में हुआ है वो भविष्य में भी होता रहेगा। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेपर, सीमेंट और लकड़ी, लंबर उद्योगों के स्टॉक्स में भारी वृद्धि देखी गई। ये वृद्धि मुख्य रूप से 1930 के दशक की मंदी से बाहर निकलने, मांग में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण पुरानी क्षमता से भारी मुनाफा कमाने के कारण हुई थी। फिशर के अनुसार ये एक बार का लाभ था, अमीरी तक का सफर नहीं, जैसा कि रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में निरंतर नवाचार से होता है। इसी तरह पेट्रोलियम शेयर्स ने 1950 के दशक में बहुत लोकप्रियता हासिल की, लेकिन बाद में उनका आकर्षण फीका पड़ गया। मांग में धीमी वृद्धि, वैकल्पिक ईंधनों से प्रतिस्पर्धा,
तेल खोजने की बढ़ती लागत और विदेशों में राष्ट्रीयकरण जैसे राजनीतिक जोखिमों ने तेल शेयरों को कम आकर्षक बना दिया। फिशर का अनुमान है कि तेल कंपनियों का स्वर्णिम युग समाप्त हो चुका है और उनकी कमाई भविष्य में औसत रहेगी। तो दोस्तों, फिलिप ए फिशर हमें पाथ्स टू वेल्थ थ्रू कॉमन स्टॉक्स में निवेश के कुछ बेहद शक्तिशाली और कालातीत सिद्धांत, टाइमलेस प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। एक, सबसे पहले, मुद्रास्फीति एक वास्तविकता है और हमें ऐसे शेयरों में निवेश करना चाहिए जिनकी आंतरिक मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति को मात दे सके। दूसरा, संस्थागत निवेशक बाजार में बड़ी भूमिका निभाते हैं और जो कंपनियां उनकी स्वीकृति के कगार पर होती हैं, वे असाधारण लाभ दिला सकती है। तीसरा, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने का सबसे अच्छा तरीका तकनीकी श्रेष्ठता और निरंतर नवाचार है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि स्वयं कोई विकास शक्ति नहीं है। सच्ची वृद्धि प्रबंधन की गुणवत्ता और नवाचार से आती है। 5, और अंत में, आर्थिक पूर्वानुमानों पर नहीं, बल्कि कंपनी के मूलभूत कारकों, फंडामेंटल फैक्टर्स और बाजार के मनोविज्ञान, मार्केट साइकोलॉजी को समझकर निवेश करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, फिशर हमें सिखाते हैं कि किसी भी कंपनी की सफलता का 90% उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। यह सिर्फ अच्छे उत्पादों या बड़ी संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि दूरदर्शी, सक्षम और नैतिक प्रबंधन, विजनरी, कॉम्पिटेंट एंड एथिकल मैनेजमेंट के बारे में है, जो लगातार नवाचार करता है, चुनौतियों से निपटता है और अपने शेयर धारकों के लिए मूल्य बनाता है। निवेश में धैर्य, गहन शोध और भीड़ की सोच से अलग चलने की क्षमता आपको असाधारण परिणाम दे सकती है। हमें उम्मीद है कि फिलिप ए फिशर के इन गहन विचारों ने आपके निवेश दृष्टिकोण को समृद्ध किया होगा। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और सही ज्ञान आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो निवेश की दुनिया को समझना चाहते हैं। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब के सारांश के साथ वापस आएंगे। अपना ध्यान रखें और समझदारी से निवेश करें।